गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं दोबारा वापस आप लोगों का इस आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। गुड इवनिंग है मेरी तरफ से बेटा जी, राम राम है, सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम है सभी को। आ जाइए जल्दी से, जुड़ जाइए जल्दी से। और जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था कल की, और उसी के आगे अपने जोरों शोरों के साथ में दोबारा वापस आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। और वापस वहीं से अपने शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से, ताकि सभी के सभी एक साथ जुड़ने के इस बाद में हम लोग दोबारा वापस इसको शुरुआत कर दें। कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि बेटा बस एक दो दिनों के अंदर आप लोगों के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डाल दिए जाएंगे, है ना। जितने चैप्टर हमारे लोगों के हो चुके हैं उतने चैप्टर्स के एक एक चैप्टर्स के आप लोगों को डलवाऊंगा मैं, है ना। नोट्स आप लोगों को, नोट्स क्या कहते हैं, बस सीधे ही आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे आप लोगों को मिल जाएंगे। ई ज्ञान नाम से जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, है ना, तो वहां पर अब बेटा जी आप लोगों को जितने क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर के, वो आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने से बेटर ये होगा बेटा, पहले आप लोग जो चैप्टर आप लोगों को करवा रखे हैं, है ना, जिनकी पीडीएफ आप लोगों के पास में अवेलेबल है, और जिन्होंने नहीं अवेलेबल की, जिन्होंने नोट नहीं किया, तो बेटा जिनको प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को पहले बता रखा है मैंने, है ना। ऐप पर भी आप लोगों की मैंने पीडीएफ डलवा रखी है, और इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप लोगों ने ये जो मैं आप लोगों के सामने हैंड राइटिंग के थ्रू अपने हरसार लिखता रहता हूँ, उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। तो जो भी चीजें हैं बेटा जी वो आप लोग साथ साथ में लिखो बेटा, क्योंकि हर चीज एक्सप्लेन करवाने से हमको याद होती है, लेकिन अगर हम लोगों ने उस चीज को दोबारा वापस रीड आउट नहीं किया, पढ़ा नहीं, हम लोगों ने टाइम नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से वो चीज धीरे धीरे हम लोगों के माइंड से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, है ना। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है बेटा कि हर दिन आप लोग डेली रूटीन के साथ में आप लोग पढ़ते रहा करो, ताकि आप लोगों को वो कोई समस्या ना हो। और जो भी समस्या है तो पहले आप लोग मुझे बता दिया करो, ताकि आप लोगों की उस समस्या को हम लोग जल्दी से क्या कर लें, सोल्व कर लें। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं बेटा जी। जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था, तो उसके आगे लेकर के चलेंगे। अपने ग्रुप नंबर हमारा क्या चल रहा है, ग्रुप नंबर 13 हम लोगों का चल रहा है ना। जी हाँ, तो ग्रुप नंबर 13 में मेरे प्यारे साथियों तुम लोगों ने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया था। नंबर 1 एटॉमिक साइज तुमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन नंबर आपने डिस्कस कर लिया, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट। और क्या पढ़ लिया आपने, और इनर्ट पेयर भी इफेक्ट कर लिया ना। हाँ आओ आगे चलते हैं अपन। अगला पॉइंट हेडिंग डालिए बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, नंबर तीसरा है, जब चौथा है, जो भी है देख लेना आप लोग, है ना। क्या है, रेडियस ऑफ कटायन। रेडियस ऑफ कटायन, ग्रुप 13, वर्ग 13 के तत्वों की धनायन की त्रिज्या या धनायन त्रिज्या। वर्ग संख्या 13, ठीक है ना। आ जाओ, तो वर्ग संख्या 13 के बारे में अपने पढ़ना है, उनके धनायन की त्रिज्या पढ़नी है। वैसे कल मैंने तुमको बता दिया था, अगर आपको याद है तो, कि बेटा जी अगर अपने ऊपर से नीचे आए, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आता है गैलियम, फिर आता है बेटा जी इंडियम, उसके बाद में आता है थेलियम, और ऊपर से नीचे आते हैं तो नो डाउट आपको पता है एटॉमिक साइज क्या होता रहेगा, एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। याद है कुछ, हाँ बताया भी था आपको। अच्छा, और जनरली मैंने आपको बताया था कि अगर ये कटायन बनाए बेटा जी, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट बोले तो त्याग देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 या 1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो मेरे ख्याल से धनायन बना लेंगे, है या नहीं है। जैसे मैं लिखना चाहूं यहां, तो मैं लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों, किस पेन से लिखें, से लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से B+3 बना लेगा, एल्यूमिनियम +3 बनाएगा, गैलियम +3 बनाएगा। ऐसे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ? इंडियम +3 और थेलियम +1। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ऊपर से नीचे आने पर देखो ये। अच्छा, सिंपल बात है, ये कटायन बन गए। अब इस कटायन का साइज ऑलरेडी पहले ही छोटा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा। एल्यूमिनियम का आकार पहले बड़ा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका आकार छोटा हो जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे
तो जैसे इनका साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा था, वैसे बेटा जी ऊपर से नीचे आने पर इनका भी साइज क्या होगा, बढ़ेगा ही। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि धनायनों की त्रिज्या की अगर अपने बात करें, साइज ऑफ कटायन या रेडियस ऑफ कटायन ऑफ ग्रुप नंबर 13 की अगर अपने बात करें, तो वो भी ऊपर से नीचे आने पर बेटा क्या होगी, बढ़ती है। क्लियर है। तो बोरॉन कटायन का साइज छोटा होगा, एल्यूमिनियम कटायन का साइज बड़ा होगा, और गैलियम कटायन का साइज और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा बात आप लोगों ने इसी से रिलेटेड है आप लोगों की, तो ज्यादा इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो +3 या +1 ऑक्सीकरण संख्या शो करने की वजह से ये कटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, धनायनों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और धनायनों में भी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरे प्यारे साथी उनका साइज भी क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से धनायन की त्रिज्याओं के बारे में भी आप लोग बता सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टार लगाओ बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विद्युत ऋणता, जी हाँ, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे अपने। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे साथियों En से। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को हम लोग En से लिखते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाँ पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नाभिक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है, खींच के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है। So the nucleus have the positive charge and electron have the negative charge. So positive charge, it means nucleus is attract the electron towards them. This phenomenon is known as electron activity. I again repeat, listen me very carefully. We know that the proton are present in the nucleus and the electrons are present in the cell of the atom. And due to the proton, the nucleus have the positive charge. So the nucleus is attract the electron towards them. This phenomenon is known as electron activity. परमाणु में प्रोटॉन पाया जाता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाया जाता है। नाभिक में पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये फिनोमिनन तुम्हारा विद्युत ऋणता कहलाती है। सिंपल सी बात है, आ रही बात समझ में, हाँ। अच्छा एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को मैं, क्या बता रहा हूं, जो बेटा जी बोरॉन है ना, बोरॉन उसका साइज सबसे छोटा होता है ना, साइज सबसे स्मॉल होता है, इसका सूक्ष्म साइज है सबसे छोटा। अगर साइज इसका सबसे छोटा होगा तो मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन सबसे ज्यादा बोरॉन में होगा। मेरे को लगता है En सबसे ज्यादा बोरॉन की होगी। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं। वैसे तो पूरी ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताई भी थी शायद तक ना, ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल जब तुम लोगों ने पढ़ा था 4.0। बट अपने ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बोरॉन का साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे छोटा होने की वजह से इसका En लगभग जो होगा वो क्या होगा बेटा, हाँ ज्यादा, है ना। अच्छा तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं बेटा जी, नाभिक, बताने की जरूरत है नहीं वैसे, नाभिक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किए रखता है, जिसे विद्युत ऋणता कहते हैं। या इसी प्रभाव को क्या कहते हो, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने ना, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत ऋणता कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के नाम से अपने जानते हैं। अच्छा बोरॉन की बात करें बेटा जी, बोरॉन का आकार सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म बोले तो छोटा होता है।
इसलिए इसका En की बात करें बेटा, इसका En अधिक होता है अपने वर्ग में। The atomic size of the boron is very small, so the electronegatividity of the boron is maximum in our group. अपने ही ग्रुप में बोरॉन का En जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना। देखो लिखना चाहो तो आप लोग यहां लिख लेना नेक्स्ट अगली स्लाइड में। बेटा जो बोरॉन का जो En होता है ना बेटा, En ऑफ बोरॉन वो होता है लगभग बेटा जी 2.0। हाँ बोरॉन का En। अच्छा बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे आता है बेटा जी गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम, ये आता है ना। तो इनकी अगर अपने बात करें तो इसका जो En होता है बेटा जी वो होता है 1.5, इसका होता है 1.6, इसका होता है 1.7, इसका होता है बेटा 1.8। देखो क्या हो रहा है, बोरॉन का साइज सबसे छोटा, इसका En सबसे ज्यादा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर देखो जरा तुम लोगों को क्या नजर आ रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी हम लोग डिस्कस करते हैं। साइज बढ़ता है, तुम लोगों को पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, हाँ लेकिन साइज बढ़ने के साथ साथ देखो तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। ये सब पड़ता है किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वजह से, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण बेटे प्यारे रसगुल्लो, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ना, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना बेटा जी। अगर बात करें अपने तो बोरॉन का En सबसे ज्यादा होगा, कितना होता है 2.0, है ना बोरॉन का। और उसके बाद में एल्यूमिनियम का कम, एल्यूमिनियम से ज्यादा है बेटा जी गैलियम का, गैलियम से ज्यादा है बेटा जी किसका, इंडियम का, और इंडियम से ज्यादा है थेलियम का। देख लो ऑर्डर को भूल मत जाना। देखो पहले बोरॉन से एल्यूमिनियम के पास आते हैं तो En घटता है और दोबारा वापस En क्या लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो अपने पहले कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मूव बोरॉन टू एल्यूमिनियम देन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज डिक्रीज एंड आफ्टर दैट व्हेन वी मूव अगेन देन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज इंक्रीज। आगे बात समझ में, पहले इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो रही, घटी, पहले इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है और जब दोबारा वापस जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। आगे बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी कितनी होती है ये बात बताने की आपको जरूरत नहीं है ना, ये अपने को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी अपने को है उतनी अपने को बस ये याद रख लो आप लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अगली बात आती है बेटा जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है घनत्व। क्या चीज, घनत्व। भाई सिंपल बात है, भाई सिंपल बात तो कह सकते हैं अपने, क्योंकि हर बात सिंपल होती है तब जब हम लोग पढ़ेंगे तब। अगर आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है अगर अपने को, तो रटी हुई चीजें अपने को समझ में नहीं आ पाएंगी ना। तो चलो डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी तो क्या आप लोगों की भी है ना, ये अपनी स्टूडियो है। इस स्टूडियो के अंदर जितने ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो गैदरिंग ज्यादा होती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अभी मैं अकेला आप लोगों के सामने खड़ा हूं, है ना, तो डेंसिटी क्या है, कम है। तो कहने की मेन बात क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। नंबर ऑफ पार्टिकल विच प्रेजेंट ए फिक्स वॉल्यूम, एक निश्चित वॉल्यूम में या निश्चित एरिया में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो उसकी क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से तुमको पता है कि बोरॉन जो है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वैसे वैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो मेरे को लगता है मेरे प्यारे रसगुल्लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी आएगी, है ना। तो कहने की मेन बात क्या है, कहने की मेन बात है कि जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है। आगे बात समझ में,
डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से डेंसिटी के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि बोरॉन की डेंसिटी कम होगी, उससे ज्यादा डेंसिटी होगी बेटा एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की और थेलियम की। तो ये ऑर्डर अगर आप लोगों को याद होता है तो अच्छी बात है ना, और नहीं याद होता तो फिर आप लोग याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपने डेंसिटी के बारे में बात होगी। डेंसिटी के बारे में अपने बात करते हैं बेटा जी, किसके बारे में बात करते हैं, आयनन ऊर्जा। हाँ आयनन ऊर्जा इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो इसको, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपने ना, आईपी से। क्या होता है आईपी, क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको तुम क्या कहते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो ये परमाणु है, परमाणु में ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, सेल है, सेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को मेरे क्या करना है, बाहर निकालना है, रिमूव करना है। अब कोई भी चीज आसानी से रिमूव हो नहीं पाएगी, तो किसी भी आउटर सेल इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कुछ क्या देनी पड़ेगी बेटा जी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आईपी। बस उतनी एनर्जी ही दो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ज्यादा एनर्जी देने की अपने को आवश्यकता नहीं है। सो फॉर रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ए मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आईपी फर्स्ट देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आईपी सेकंड देनी पड़ेगी। जस्ट सिमिलर इफ वी रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन देन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड आईपी थर्ड। आगे बात समझ। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, है ना। हाँ, फॉर रिमूव द इलेक्ट्रॉन, फॉर रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost cell of atom, a minimum energy is required, that is IP। उसको तुम क्या कहोगे, IP कहोगे, है ना। परमाणु की बाह्यतम कक्षा से, परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आईपी कहते हैं, है ना। अच्छा, फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी दोगे तुम उसको क्या बोलोगे, आईपी फर्स्ट। दूसरे इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलोगे बेटा आईपी थर्ड, सॉरी आईपी सेकंड। एंड जस्ट सिमिलर फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अगर आप लोगों को, तो तुम्हें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे आईपी थर्ड। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगे तो एनर्जी देनी पड़ती है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दोबारा फिर एनर्जी देनी पड़ती है। आई बात समझ में। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी तुमको देनी पड़ेगी फर्स्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ेगी आईपी सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ेगी आईपी थर्ड। और याद रखना मेरे लाडू, ग्रुप नंबर पहले, दूसरे, तीसरे में, जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात हो रही है अपनी, सॉरी, तो ग्रुप नंबर 13 में अपने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा निकलेगा नहीं, तीसरा और भी आसानी से नहीं निकलेगा। इसका मतलब आईपी फर्स्ट थोड़ी कम होगी, आईपी सेकंड थोड़ी ज्यादा होगी, और आईपी थर्ड जो होगी वो और भी ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये बातें जो है वो पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को बेखूबी से पढ़ाई हुई हैं, और आप लोगों को ये समझ में आई भी होगी, है ना। आ जाओ। अच्छा, एक बात बता रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्ग में
ऊपर से नीचे चलते हैं, नीचे जाने पर पहले क्या होगा, पहले आईपी घटती है, डिक्रीज होती है, तत्पश्चात, या तत्पश्चात कैसे लिखते हैं देख लेना, बाद में लिखते हैं ना, आफ्टर दैट, बाद में आईपी इंक्रीज होती है। When we move up to down, then first of all IP is decreased and after that the IP is increased। मतलब पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। मतलब देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम के पास जाओगे ना आप, सॉरी, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम के पास जाओगे ना आप, तो पहले बेटा क्या होगी, घटेगी, इसकी आईपी ज्यादा होती है, इसकी आईपी ज्यादा होगी और इसकी आईपी कम होगी। फिर आगे जाओगे गैलियम के पास, फिर जाओगे इंडियम के पास और फिर जाओगे थेलियम के पास। बात आ रही समझ में? और जब हम लोग बोरॉन से एल्यूमिनियम के पास आएंगे तो पहले आईपी घटती है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो एल्यूमिनियम से गैलियम के पास जाओगे तो गैलियम की आईपी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और फिर दोबारा वापस बेटा जी जो है आईपी वो घटती रहेगी। तो फिर लिख दो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पहले आईपी घटती है, बाद में बढ़ती है, वह अंत में पुनः आईपी घटती है। ये लो, यानी कि पहले घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है ना। पहले बोरॉन से एल्यूमिनियम के पास आएंगे तो घटेगी, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम के पास जाएंगे तो बेटा जी गैलियम की जो आईपी है वो थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। आईपी जो है इसकी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि गैलियम का जो En जो मैंने बताया था बेटा जी, इसका इतना और इसका इतना होता है ना। और इनका साइज तो गैलियम के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, इसलिए हम इनकी आईपी जो होती है वो थोड़ी घटने लग जाती है। देखो एक बात बताना हूं, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा जी उस पर एक फैक्टर अप्लाई नहीं होता, है ना, कि यहां से इधर जाते हैं तो साइज चलो कोई बात नहीं बढ़ रहा है इसलिए आईपी घटेगी, और उसके आगे जाने पर फिर साइज बढ़ रहा है तो बढ़नी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, हर चीज को हम एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें तरह तरह के फैक्टर अप्लाई करने पड़ते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने एटॉमिक साइज को बेस माना कि इसका एटॉमिक साइज छोटा, इसका एटॉमिक साइज बड़ा, इसलिए बड़ा होने की वजह से इसका आईपी कम हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि भैया एल्यूमिनियम और गैलियम को देखोगे तो उसका साइज और बड़ा हो जाएगा, तो उसकी आईपी कम होनी चाहिए थी लेकिन आईपी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अब फैक्टर जो है वो एटॉमिक साइज वाला फैक्टर काम नहीं आएगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वाला फैक्टर काम आएगा, है ना। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज लगभग ऑलमोस्ट दोनों का बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकता है, कम तो ज्यादा। आगे दोबारा वापिस फैक्टर वही एटॉमिक साइज वाला फैक्टर काम आएगा हमारा। तो हर एक चीज को अपने किसी एक फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि पहले आईपी क्या होती है, घटेगी, फिर आईपी बढ़ेगी। और मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपवाद, है ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन है बीच में, ये घुस गया गैलियम, हाँ क्या घुस गया, गैलियम। तो इस गैलियम जो है अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के तौर पे गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एक बार, सॉरी आईपी जो है वो क्या होने लग जाती है, एक बार बढ़ने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आईपी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, आई थिंक, है ना। तो यहां तक जो बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं बेटा जी, इलेक्ट्रो डेंसिटी के बारे में भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी, आईपी के बारे में भी। अब आगे चलते हैं अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी पॉइंट है देख लेना बेटा, नंबर चौथा या पांचवा जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो याद रखना बेटा जी, दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। अगर तुम लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक पूछे, पी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे,
किसका पूछे बेटा? पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोगों से कंसीडर किया जाए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप नंबर सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो तुम लोग क्या लिखोगे? तो होगा बेटा NS2 NP में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर तुम लोगों से जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम लोगों से जनरल ना पूछ रही ग्रुप नंबर पूछ ले तो बताओगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप। अच्छा, ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, है ना? हाँ, वर्ग का, तो तुम्हें पता है ग्रुप नंबर 13 आता है, 13 के बाद बेटा जी 14 ग्रुप आता है, फिर 15वां ग्रुप आता है। सभी के बता देता हूं, वैसे तो अपने को ग्रुप नंबर 13 के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक साथ मैं आपको ग्रुप नंबर सभी के बता देता हूं, ये लो, है ना? तो देखो, इसका ग्रुप होता है NS2 NP1। देखो, P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस एक एक करके बढ़ते रहो। इसका ये होता है, तो इसका क्या होगा? अच्छा, चलो मैं नए से लिखता हूं, ये लो। इसका क्या होगा? NS2 NP2, इसका ये हो जाएगा। बात आगे समझ में? इसका जो NS2 NP3, ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में अगर अपने बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? NS2 NP4, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा? NS2 NP5, ठीक है जी। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? NS2 NP6। देखो, NS1 से NP1 से शुरू किया था मैंने और NP6 तक चले गए अपने। तो मैंने सभी ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने, जनरल। वैसे तुम लोगों से कल को प्रश्न पूछ ले कि पी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो तुम लोग ये लिखोगे। और कल को तुम लोगों से पूछ ले कि भैया ग्रुप नंबर 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये लिखोगे। ग्रुप नंबर 14 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ग्रुप नंबर 15, 16, 17, तो ये सारे के सारे ग्रुप्स का मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने लिख दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? लेकिन अपने को तो पढ़ना कौन सा है? अपने को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13, ग्रुप नंबर 13, है ना? मिक्स चल रहा है, हिंदी के साथ में इंग्लिश फ्री है या नहीं? आ जाओ। सो ग्रुप नंबर 13 की अगर अपने बात करें तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा जी, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम के नीचे थैलियम, सॉरी इंडियम के नीचे थैलियम आता है, ये आपको पता है। दिस इज द Ga, गैलियम। देखो, गैलियम मेटल होती है ना बेटा, गैलियम ये मरकरी की तरह होती है, मरकरी की तरह, लेकिन मरकरी तो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। और गैलियम को अगर तुम लोग हथेली पे लोगे ना, हथेली पर, तो हथेली पर लेते ही ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाती है। क्यों पिघल जाती है? क्योंकि जो गैलियम है ना बेटा, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस लगभग, हाँ 33 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम लोग अगर स्वस्थ हैं, हेल्थी व्यक्ति हैं, तो हेल्थी व्यक्ति का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर आप लोग हथेली पे लेकर के अगर आप लोग इसको बंद करो हाथ को, तो इसका टेम्परेचर 33 अपने आप पे चला जाएगा, पिघल जाएगी ये, है ना? देखो, तुम लोग गैलियम को पिघला सकते हो, है ना? जो तंदुरुस्त हैं, मस्त वाले हैं, वो लोहे को पिघला देते हैं, है ना? अपने ये मरकरी की तरह इस गैलियम को पिघला देते हैं अपने, है ना? चलो, मजाक की बात होती है, वापस आइएगा, शुरुआत करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बेटा आप लोगों को बताया इसका कि NH2 NP1 होता है, ये तो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना? और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये बेटा ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 में आता है, 4 में आता है, 5 और 6, ये पीरियड है,
बोले तो आवर्त, यह आवर्त है। और जो जिस पीरियड में आएगा तुम्हें पता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगी, तो उसमें n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4, इसमें नंबर ऑफ पीरियड 5 और इसमें बेटा 6। अगर n की वैल्यू तुम्हें पता चल गई तो मेरे ख्याल से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हो। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2s2 2p1। इसका क्या हो जाएगा बेटा 3s2 3p1। इसका क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। So following this type we also write the electronic configuration of the group number 13 elements। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं अपने, है ना। अच्छा, आपको ये बात पता है कि ये 5 नंबर पे आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मैंने 2 और 3 भरे, 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जी वैसे ही आते हैं जैसे हीलियम के अंदर आते हैं। ये आता है बेटा जी ग्रुप नंबर एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, तो तुमने भर दिए बेटा 2 और 3 तो भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से आते हैं जिस प्रकार से नियोन के आते हैं। आगे बात सुनिए, नियोन के जैसे आते हैं। अच्छा, गैलियम आता है बेटा जी कितने नंबर पे 21 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे, क्या 31 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है 31 नंबर पे आता है। है कि नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपने बात करें बेटा, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा मैं लिख देता हूं पहले, ये लो। यानी कि इनके आगे ये जो इनर्ट गैसेस लिखी है ना, है ना, इन इनर्ट गैसेस की अगर अपने बात करें तो इन इनर्ट गैसेस को हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं इनके अंदर, यहां पे ऐसे, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका किस प्रकार से लिखना होगा। तो एक बार बेटा जी आप लोग क्या करना, एक बार आप लोग इनको ना ही लिखना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इनको एक बार मत लिखना आप लोग, इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस अपने को तो ये याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, ये वाला, ठीक है ना। हाँ, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा तो वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। इनके साथ में एक बार आप लोग शो मत करना यहाँ पे, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 13 का हम लोगों ने लिख दिया, और बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखेंगे वो हम लोगों ने शो कर दिया, है ना। इसके आगे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हम लोगों ने आगे चलना है बेटा। तो मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है तो एक बार मुझे आप लोग बता दो। अब बस आप लोगों को ये याद करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला इनर्ट पे इफेक्ट एक बार आप लोग इसको रहने देना, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी यहाँ पे इनर्ट गैसेज आएगी वो मैं आप लोगों को देख दूंगा, बता दूंगा, अभी थोड़ा सा माइंड में आ नहीं रहा मेरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से आप लोगों का हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे मेरे प्यारे रसगुल्लो बात आती है हमारी किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत है नहीं, सीधी हेडिंग डालिए बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टी। जी हां, रासायनिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी में बोरॉन जो है बेटा जी वो एक नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम जो है वो एक प्रकार से बेटा जी मेटलॉइड्स की भांति बिहेव करती है, और उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे मेटल की भांति बिहेव करते हैं, है ना। तो ये खास बात बताने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। बोरॉन जो है उसके कई कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट वो पढ़ेंगे भी अपने। तो जितनी ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। डेंसिटी मैंने आपको बता ही थी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है।
तो मेरे ख्याल से डेंसिटी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको बेखूबी के साथ में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो हेडिंग डालिए बेटा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, और किसके साथ क्रिया करने पर किसका फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये तमाम बातें हम लोगों की आज की रहेंगी। तो आइएगा वन बाय वन करके चलेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल लो मेरे प्यारे रसगुल्लो, किसके साथ, O2 के साथ क्रिया। जी हाँ, रिएक्ट विद O2। रिएक्ट विद O2 के जगह देखो, ठीक है। यानी कि ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है बेटा, ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट हैं, अगर उसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ करवा दी, ऑक्सीजन के साथ करवा दी, तो ऑक्सीजन के साथ करवाने पर मेरे प्यारे साथियों वो बनाएगा ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, ठीक है जी। ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इनके द्वारा जो ऑक्साइड बनाए जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, वो ऑक्साइड बनाए जाएंगे या तो A2O3 ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया जाएगा, या फिर मेरे प्यारे साथियों E2O का फॉर्मेशन किया जाएगा, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहने की मेन बात यह है कि ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो ऑक्साइड बनाएंगे, या तो E2O ट्राई ऑक्साइड बनाएंगे, या मेरे प्यारे साथियों मोनोऑक्साइड। जैसे बोरॉन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ चलो, बोरॉन से बेटर ये है कि एल्यूमिनियम की बात कर लो। बोरॉन वैसे आसानी से रिएक्शन कर नहीं पाता। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो आप लोग। किसकी रिएक्शन करवा दो, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो आप। जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो मेरे प्यारे साथियों ये बनाएगा एल्यूमिना, Al2O3, है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं अपने, ये लीजिए रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। इसके लिए लेकर के आगे अपने 3 2, ये लो। तो एल्यूमिनियम की मैंने रिएक्शन करवाई बेटा जी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, है ना। अच्छा, ऐसे ही तुम लोगों ने बेटा जी अगर लेकर के आगे, तुम लोग किसको लेकर के आगे, थेलियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो थेलियम है हमारा, ये हमारा TiO का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। Ti नहीं, थेलियम ऑक्साइड। तो मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की रिएक्शन अगर तुम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये ट्राई ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये ग्रुप नंबर 13 के तत्व, ठीक है ना। इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड जो ये होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। मेरे ख्याल से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दोगे आप, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने रिएक्ट विद नाइट्रोजन। N2 से क्रिया। नेक्स्ट देखो N2 से क्रिया। देखो ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की रिएक्शन अगर तुम लोग नाइट्रोजन के साथ करवाओगे ना, तो नाइट्रोजन के साथ करवाने पर बेटा जी क्या बनाते हैं, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्राइड। और इनके द्वारा बनाए हुए नाइट्राइड जो होते हैं वो होंगे EN, नाइट्राइड बनाएंगे EN। जी हाँ, कैसे, जैसे बोरॉन लेकर के आ गया मैं, है ना। बोरॉन को लेकर के आ गया अपने। अब बोरॉन की रिएक्शन मैंने करवा दी बेटा जी नाइट्रोजन के साथ, तो बोरॉन की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन के साथ करवा दी तुम लोगों ने, तो ये बन जाएगा बेटा जी, क्या बन जाएगा, 6BN। ये लो, बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे तुम लोग एल्यूमिनियम को लेकर के आ जाओ। हाँ, एल्यूमिनियम की रिएक्शन तुम लोगों ने नाइट्रोजन के साथ करवा दी, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की रिएक्शन अगर तुम लोग नाइट्रोजन के साथ करवाओगे तो किसका फॉर्मेशन, नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बनाने आते हैं ना ये फॉर्मूले, जैसे बोरॉन का तुम्हें पता है, बोरॉन का +3 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो क्या बनेगा, B3N3। सेम वैलेंसी लिखते नहीं है तो सीधा लिख देते Bn, बोरॉन नाइट्राइड, है ना। तो मेरे ख्याल से बेटा जी आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि बोरॉन या ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, और ऑक्सीजन के अलावा अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या होगा। कोई दिक्कत यहां तक, चलो एक अपने और पढ़ लेते हैं। हेडिंग नेक्स्ट आगे, ऑक्सीजन के साथ में हमने डिस्कस कर लिया
वाटर के साथ नहीं, हैलोजन के साथ पढ़ लेते हैं पहले अपने। हैलोजन से क्रिया है ना, हैलोजन जो भी है। तो याद रखना बेटा जी, ग्रुप नंबर 13 के तत्व कोई से भी लेकर के आ जाओ, अगर उसकी तुम लोगों ने हैलोजन के साथ क्रिया करवा दी तो ये बनाते हैं बेटा जी हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड। और इनके द्वारा जो हैलाइड बनाए जाएंगे बेटा जी वो बनाए जाएंगे EX3। EX3 टाइप के हैलाइड बनाए जाते हैं, है ना। कैसे? जैसे देखो ये बोरॉन लेकर के आ गए, बोरॉन की रिएक्शन करवा दी मैंने Cl2 के साथ, ये लो Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने, तो ये बनाएगा बेटा जी 2BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3। एल्यूमिनियम को लेकर के आ जाओ, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी तुम लोगों ने Cl2 के साथ, तो ये लो इसने बना लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ग्रुप नंबर 13 के तत्वों की रिएक्शन अगर हम लोग हैलोजन के साथ करवाते हैं तो हैलाइड बनाते हैं, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन फ्लोराइड, फ्लोराइड के साथ करवा दो, ये लो, है ना। B2 की रिएक्शन करवा दी मैंने बेटा जी F2 के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो ये बना जाएगा BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से अपने ये जो सारे के सारे है ना बेटा, ये सारे के सारे जो साल्ट होते हैं, ये सारे के सारे साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है हमारा, ठीक है ना। BF3, BCl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली ये साल्ट होने के बावजूद भी बेटा ये एसिड की बात, एसिडिक साल्ट बनते हैं एक प्रकार से ना, एसिडिक साल्ट लिख सकते हो आप, लोन पे आसानी से गेन कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, अपनी सारी चीजें आ जाएंगी हमारी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया भी तुम लोगों ने डिस्कस कर ली कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा, और बोरॉन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने एक एक करके हमने डिस्कस की हैं। तो आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को शुरुआत कर दी है, तो अगली वीडियो के अंतर्गत अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश कर देंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी जैसी ही हमारी फिनिश हो जाएगी, फिनिश होने के बाद में मेरे प्यारे रसगुल्लो, उसके बाद में हम लोग बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे बोरेक्स पढ़ेंगे अपने, ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ेंगे, डाइबोरॉन पढ़ेंगे, तो वो बोरॉन के कंपाउंड हम लोग फिनिश कर देंगे और उसी के साथ में हमारा ग्रुप नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आने वाली लगभग 3 लेक्चर और लगेंगे आपके, या 3 दिन और लगेंगे, जिसमें हमारा ग्रुप नंबर 13 फिनिश हो जाएगा। और 5 दिन हमारे लोगों को, मैंने बताया था आप लोगों को कि लगभग 5 और 5 लगभग 10 दिन का चैप्टर है हमारा ये, तो 10 लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिएगा आज की सभा को समाप्त करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपने कल, और कल इसी जोश और जुनून के साथ में आप लोगों को वापस आना है ना बेटा जी। आप लोगों को करना क्या है, हर रोज आप लोग बेटा जितनी चीजें हो जाती हैं उनको आप लोग रीड किया करो, और इसके अलावा जो पिछला जो मैटर तुम लोगों ने पढ़ लिया है उस मैटर को भी तुम लोग साथ साथ में आप लोग पढ़ते रहा करो, ताकि कोई समस्या ना आए। लेकिन फिर भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट डाल दिया करो कि सर ये समस्या आई है, इसको दोबारा एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है, थोड़ा कम टाइम है। तो आने वाले कुछ दिनों के बाद में हमारे एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल के पास में या मिड अप्रैल के पास में एग्जाम शुरू हो जाएंगे हमारे, इसलिए थोड़ा विशेष तौर पे अभी आप लोग शिकंजा कसो ताकि आप लोगों की चित्तारी जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।